पुनः एक बार मैं जुड़ चुका हूँ क्लास 10th के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में आप लोग 40 के 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। जो आप सभी को पता होगा कि 80 अंकों का जो एग्ज़ाम होता है 10th बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें 40 नंबर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 80 अंकों का होगा। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो है उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम सबसे पहले फिजिक्स में आएंगे। और फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप लोग अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर पहले देखें। तो इसमें काल्पनिक होता है और उसके बाद निकट दृष्टि दूर करने के लिए आप लोग याद रखेंगे कौन सा लेंस का यूज किया जाता है। तो अगर दूर की चर्चा हो तो याद रखना कि इसमें उत्तल, और अगर निकट का अगर हो निकट का तो फिर ये अवतल होगा। क्या होगा? अवतल। गौर करना आप, निकट में 3 अंक है इसीलिए इसमें, अवतल में 4 अंक तो इसके साथ, दूर में 2 है तो इसके 3 के साथ। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि इसमें जो है वो निकट में क्या होगा, तो यहाँ पे अवतल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में अगर लेंस की बात अगर किया जाए तो सबको याद रहना चाहिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का आकार ऐसे होता है, ध्यान रखना, जिसके बीच का पार्ट जो है वो बड़ा हो, मतलब ज़्यादा चौड़ा हो, लेकिन इसके साइड का दोनों भाग जो है वो पतला हो। यहीं पर अवतल लेंस की अगर बात करें तो ऐसे होता है, इसका साइड का भाग ज़्यादा चौड़ा होता है लेकिन बीच वाला पार्ट पतला होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो इसमें इसके लिए जो करते हैं वो है अवतल। कौन सा दर्पण? तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 4 का जो आंसर होगा ये आपका अवतल, जहाँ पे भी आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 4 का हो जाएगा बी। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो एमीटर को जो है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम होता है, एक तार है जैसे, तो प्लस यहाँ पे हो गया आपके, फिर दूसरे तार के आप ये दूसरे तार के फिर यहाँ पे प्लस है इसका, और तो दूसरे तार का फिर एक माइनस में से जुड़ेगा, फिर ऐसे ही दूसरे तार तीसरे तार ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर एक तार दूसरा तार तीसरा, इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है कि आपको एक तार हो गया, दूसरे तार मतलब सभी के प्लस एक जगह और सभी तार के माइनस एक जगह जुड़े होते हैं, ये प्लस और ये माइनस, इस तरह के जो क्रम होंगे उसको हम समांतर क्रम कहेंगे। तो एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पार्श्व वृत्त में, मतलब श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक अगर पूछा जाए, ध्यान रखना एम्पियर होता है। कैसे? ध्यान रखेंगे कि विद्युत धारा को हम लिखते हैं आई से, और भी बराबर होता है आई आर। तो अगर आई का वैल्यू हम निकालते हैं तो भी बट्टा आर होगा। तो आर बराबर आई बराबर तो वोल्ट बट्टा क्या हो जाएगा, वोल्ट बट्टा ओम। वोल्ट बट्टा ओम बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर आई आर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, भी बट्टा आर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसका जो होगा वो होगा एम्पियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे अवतल दर्पण में भी सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अभिनेत्र लेंस जो आईज लेंस है, आई लेंस का जो फोकस दूरी है वह परिवर्तन किया जाता है, वो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें होगा पक्षामी मांसपेशी द्वारा जो है वो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पुतली के साइज, जो पुपिल्स का साइज होता है उसको नियंत्रण कौन करता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। इसका आंसर होगा परितारिका, इसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर कितना होगा। तो अगर फोकांतर पूछा गया तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि P बराबर होता है 1/f। हमको f का वैल्यू चाहिए यहाँ पे 2D।
तो 2D बराबर F बराबर 1/2D। ठीक है, यहाँ पे 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे F का वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पे जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100/2 यानी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाएगा। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित जो कोई धनावेशित कण होगी वह चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, पूर्व की ओर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, तो 12 का ये आंसर ए हो जाएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर के बारे में जो अगर पता कहा जाए तो विद्युत मोटर क्या करता है, तो हमेशा ये आपको विद्युत ऊर्जा को या यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहीं पर अगर क्वेश्चन ये रहता कि आपको डायनेमो क्या करता है, ये भी यही क्वेश्चन रहता, यांत्रिक ऊर्जा को किस में, जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, जो विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, तो ये आप याद रखेंगे, ये होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अब हम क्वेश्चन जो रसायन शास्त्र होंगे उस पर काम करेंगे। NaOH सबको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना। OH जो OH प्रदान करे, OH- ये हो जाएगा आपका क्षार। अगर यहीं पर H+ जो है वो प्रदान करे वो हो जाएगा अम्ल। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का जो है वो आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, CaOH2। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, और अगर जब हाइड्रोजन दोनों जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो इसमें से CuO ये प्लस ये माइनस, H2+ और माइनस H2, तो यहाँ पे H2 जो है वो इसके साथ आ जाएगा O, तो Cu अलग हो जाएगा, H2 इधर हो जाएगा। मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो यह आपका अपचयन अभिक्रिया होगी इसके अंतर्गत। उसके बाद है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। तो प्रथम आवर्त सारणी के अगर सदस्य की बात किया जाए, यहाँ पे कौन सी होती है, क्षारीय होती है। आवर्त सारणी की अगर बात किया जाए तो प्रथम वर्ग की सदस्य की अगर बात करें, वर्ग ये होता है, तो वर्ग की अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाएगा। और साधारण नमक का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो याद रखिएगा NaCl, नाम का इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है Na2O3 के जलीय विलयन का pH मान क्या होगा। अगर Na2CO3 का अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना इसका क्या होगा, 7 होगा, हमेशा उदासीन होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो हमेशा इसमें 7 के बराबर होता है। अगर 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, क्षार होगा, क्या होगा, क्षार होगा। अगर 7 से कम होगा, अम्ल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का जो आंसर होगा ये आपका कौन सा होगा, 7 होगा। बाकी दो जानकारियाँ आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात किया जाए तो H2SO4 क्या होगा, H2SO4 यहाँ पे है, ये अम्ल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कार्बोजेलिक एसिड का ये क्रियाशील मूलक हैं, और ये हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप COOH। अगर इसका आपको संरचना सूत्र लिखना है तो कार्बन को 4 बॉन्ड की आवश्यकता है, एक इधर है। अब देखिए 2 आप ऊपर लगा दो, 3 हो गया, एक O को लगा दो, एक H को लगा दो, ये आपका संरचना सूत्र हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन की अगर बात किया जाए तो सरलतम हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा होगा, यह आपको बताना है। तो ये देखिए होगा मेथेन CH4, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहीं पर अगर एथेन का अगर पूछा जाए तो एथेन का क्या हो जाएगा भाई, C2H6 होगा, 2 दूना 4 2 6, क्योंकि फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। ध्यान रखना, अगर यहीं पर प्रोपेन होगा तो 3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
H 3 दूना 6 2 8, ब्यूटेन होगा C4 4 दूना 8 2 10। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा कैसे करके हमें बनाना है। स्ट्रक्चर बनाना मैंने बताया है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, VBI क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस जो रासायनिक यौगिक है उसको जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्ति होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आंसर होगा आपको जिप्सम का। जिप्सम को जो आप जब आप क्या करते हो तो गर्म करते हो तो ये क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से पित्तल किन किन धातुओं के मिश्र धातुओं से बने होते हैं? तो पित्तल जो होते हैं वो कॉपर और जिंक के बने होते हैं। कॉपर और जिंक दोनों से मिलकर के पित्तल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और वो चलेंगे बायोलॉजी की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा मतलब एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ATP। ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके आ गए 28 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एंड्रोजन जो है वो क्या है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, या ये देखिए मादा हार्मोन तो आपके यहाँ पे हो नहीं सकते, मादा तो होंगे नहीं, तो नर ही होंगे, पाचक रस है नहीं। यहाँ पे आंसर आपका A होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, रात के समय खाना बनाती है पेड़ पौधा या दिन में बनाती है? आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें इसका आइडिया होना चाहिए। सूर्य की प्रकाश आपको पता होगा D की, प्लस हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उनकी आवश्यकता होती है उन्हें, उसे जाइलम के द्वारा वे लोग जल ले लेता है। ठीक है, और पर्णहरित क्लोरोफिल उनमें उपस्थित होती है जिसके कारण पेड़ पौधों का जो पत्ता होता है उसका हरा रंग होता है। क्या हमेशा विटामिन D चाहिए? तो विटामिन D दिन को नहीं बनेगा भाई, रात के समय में नहीं मिलेगा, दिन के समय में होगा, तो इसीलिए हमेशा दिन में खाना बनाएगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, बौनापन कहेंगे, मधुमेह कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो ये सिंपल सी बात है, इनमें से कोई नहीं होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक जब होंगे तो युग्मज नज होगा। ठीक है, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनते हैं? यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका B और C दोनों होगा। कहने का मतलब आपको CONH3 दोनों होगा। NH3 है और उसके बाद अमोनिया और साथ ही साथ आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, CO को हम कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और आपका अमोनिया, ये दोनों इसमें आंसर होगा। आंसर नंबर D होगा। उसके बाद क्वेश्चन 32 है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी पादप उदाहरण है मटर। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। कैसे पंप किया जाता है भाई? निर्लाई के द्वारा, अलिंद के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा? तो अलिंदों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये आपका मनुष्य में पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मनुष्य में। शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? विषाणु में होगा भाई। ठीक है, ये किस में होगा? विषाणु में। अंडाणु होता है आपका लेडीज़ में, गर्भाशय होगा लेडीज़ में, तो यहाँ पे आपका वृषण होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जैव और निम्नीकरण पदार्थ क्या है? जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है इसमें DDT है। जैव और निम्नीकरण की बात की जा रही है, जैव और निम्नीकरण। ठीक है, जैव और निम्नीकरण मतलब जो कभी भी जो है वो आपका डाइजेस्टेबल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर DDT हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग पाया जाता है, कैसा होगा भाई? हरा होगा, नीला होगा, या सफ़ेद होगा? तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा मानेंगे आप? हरा में। पौधों में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक के अंदर अंडाशय, भ्रूणकोश, बीजांड या अंडाणु में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा आपको बताना है, अंडाणु में होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेंगा जो पनपता है वो किससे?
चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मछली के हृदय के जो कोष्ठकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? ध्यान रखिएगा आप कि हमेशा 2 होती है। इस तरह से हम लोगों ने इस आज की क्लास में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया। आप लोग इसे जितना शेयर कर सके उतना करिए, जितना शेयर करिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ेंगे। आप लोग को कितना स्कोर आया, कितना आप लोगों ने अपने मन से सही मारा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने सहपाठियों तक पहुंचाइए। कोशिश करिए कि एक दिन में डेली ये 8 बजे का लाइव होगा, 8 PM रात के डेली लाइव में जुड़िए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बोलिए। और आपके जो ग्रुप हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके एक ग्रुप बना करके, खुद भी आप ग्रुप बना करके 10th क्लास का, उसमें ये आपको आइडिया, कंपटीशन का आइडिया लगेगा कि हमें कितना स्कोर आ रहा है इस 40 क्वेश्चनों में। ठीक है, डेली 40 और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवाते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग करते रहिए। धन्यवाद। और सभी विषय का, ये अब मैं साइंस ही नहीं बता रहा हूँ, सोशल साइंस का भी होगा, उसके बाद हिंदी का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, मैथ्स का भी होगा, सभी विषयों का होगा। इसलिए आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद। चलिए आज की सेवा यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।